जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। हमने पास्ट पेपर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था और आफ्टर सम रिसेस एंड आफ्टर सम रिलैप्स हम इसको रिज्यूम करने वाले हैं, रीस्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों की मुझे इनबॉक्स आए कि काइंडली इस सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग फुली कंसंट्रेट हो के इन सारे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे, क्योंकि पास्ट पेपर सीरीज़ को हम जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आपको किसी एकेडमी में जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप इधर से ही अपनी वन पेपर की जो है ना प्रिपरेशन मुकम्मल कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम अब बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हमारे पास अगला सवाल है जी, 43rd क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होंगे कि सर हम बड़ी स्लो पेस में जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे 43rd क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपके पास नॉलेज का जो वॉल्यूम है वो कहाँ पर पहुंच चुका है। राइट, चलें, सवाल हमारे पास है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड एट द बिहेस्ट ऑफ। अब आपको पता है कि WFO एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया। वो कहता है कि इसका एक्चुअली कमांड किसने दी थी, ऑर्डर किसने दिया था और किसके अहकामात के ऊपर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास है डी आइजनहावर, जो कि US प्रेसिडेंट था, उसके कहने पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अब ये देखिए सवाल एक है, लेकिन हमने इसको एज ए टॉपिक डील करना है। जब एज ए टॉपिक डील करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली मज़ीद क्या सवालात बन सकते हैं जी। आपको पता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर को फूड डे भी मनाया जाता है। और आपको पता है कि हेल्थ WHO बनी थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास चंद इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस किए बगैर ये सवाल इनकम्प्लीट है। डी आइजनहावर है, जॉन एफ कैनेडी है और किसिंजर। यहाँ तक आते आते आपने यूथांट का पता चल गया आपको, ये आपने पहले पढ़ लिया कि यूथांट कौन था, सेक्रेटरी जनरल था जी UN का। इस पे मज़ीद बात करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने हमारे पास सवाल हैं, बाकी जितने पर्सनस यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, उनके ऊपर हम लाजमी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे जी। देखें, डी आइजनहावर पे जब हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम था ड्वाइट डेविड आइजनहावर, जो कि 34th प्रेसिडेंट था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा प्रेसिडेंट था, US का प्रेसिडेंट था ये 1953 से 1961। ठीक है, 53 से 61 ये प्रेसिडेंट रहा जी US का। और ड्यूरिंग कोल्ड वार 2, जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 जो कि 1939 से शुरू हुई और 1945 में जाके एंड हुई, ये सुप्रीम कमांडर था अलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्सेस इन यूरोप। अब इसमें याद करने वाली बात ये है कि ये ही वाज जनरल ऑफ द आर्मी। ये पहले US के अंदर एक जनरल था, फिर उसके बाद इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, और इन 1957 सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था स्पुतनिक। 4 अक्टूबर 1957 में एक स्पेस मिशन था जो फॉर द फर्स्ट टाइम भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 के अंदर। तो आपको पता है कि ये एक कंपटीशन चला हुआ था, मिलिट्री कंपटीशन था, एयर कंपटीशन था, स्पेस कंपटीशन था US और USSR के दरमियान। तो सोवियत यूनियन ने जब स्पुतनिक 4 अक्टूबर 1957 को भेजा, तो आइजनहावर ने कहा कि हम भी जो है वो स्पेस के अंदर अपनी कुछ ना कुछ सुप्रीमेसी कायम करें। तो उसने नासा इस्टेब्लिश किया था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 के अंदर। अंडरस्टैंड? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये वो टाइम था जब कोल्ड वार जो थी वो अपने पीक पर थी। अब आप कहेंगे जी कि ये कोल्ड वार क्या होती है, ये कुछ सर्द जंग क्या होती है। अब कोल्ड वार ये नहीं है कि वो सर्दी में लड़ी गई थी या ठंडे मौसमों में लड़ी गई थी। कोल्ड वार एक्चुअली ये थी कि कोल्ड वार हम उस जंग को बोलते हैं जहाँ पे दो हरीफ आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करते, बल्कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है जी, इसको हम बोलते हैं कोल्ड वार। और कोल्ड वार स्पेसिफ़िकली हम US और USSR के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि ये जो जंग थी एक्चुअली ये कॉन्स्पिरेसीज़ थी एक्चुअली US और USSR के दरमियान। ठीक है, और आप यूँ कह लो कि जो US था वो सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक को, जबकि USSR जो है वो कम्युनिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा था, विच बिगन इन द आफ्टरमैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार एंड एंडेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। और तो आपके पास ये जो कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी, ये वर्ल्ड वार सेकंड के बाद स्टार्ट हो गई। आपको पता है कि बाईपोलर वर्ल्ड बन गई जी। रशिया ने कहा कि मेरी सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाए, US ने कहा जी हमारी सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाए।
तो इसलिए इन दोनों के दरमियान एक दूसरे को गिराने में वो लग गए। बिल आखिर ये कोल्ड वार ख़त्म हुई जब सोवियत यूनियन का इख्तिताम हुआ, जब वो उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई 1991 के अंदर, दिसंबर 1991 के अंदर। फिर उसके बाद यूएसएसआर या सोवियत यूनियन सिर्फ़ और सिर्फ रशिया बन के रह गया। और याद रखिए कि जब यूएसएसआर टूटा था तो उसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम आप लोगों ने इसमें लाजमी याद रखना है, ठीक है। और उनकी जो पॉलिसीज़ थी पेरेस्ट्रोइका, और वो भी आप लोगों ने लाजमी इसमें याद रखनी है। कमीशन अक्सर इन दोनों सवालों के ऊपर कुछ ना कुछ किसी नए एंगल से सवाल पूछ लेता है। अब इसी कोल्ड वार को अगर हम कंटिन्यू करें तो हम इसमें देखते हैं कि कोल्ड वार के अंदर जो उनका कंपटीशन था वो न्यूक्लियर वेपन्स में था, ठीक है। उसके अलावा स्पेस रेस में था, जैसे बात हो चुकी है, और एस्पाइनेज। अब एस्पाइनेज बोलते हैं हम जासूसी करने को, मतलब कि अपने हरीफ मुल्क को देखना कि उसकी मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और उसकी दूसरी जो है वो स्ट्रेटिजिक पावर्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, और प्रोपोगेंडा कैंपेन्स करना। अब एस्पाइनेज के हवाले से कमीशन एक सवाल पूछता है, वो पूछता है 1960 के अंदर एक U2 इंसिडेंट हुआ था, 1960 में U2 इंसिडेंट। अब U2 क्या था? एक स्पाई प्लान था, एक जासूस, उनके पास एक हथियारा था छोटा सा, इसके पास, यूएस के पास। तो कहा जाता है कि पेशावर से इस U2 स्पाई प्लान ने उड़ान भरी और ये एस्पोनेज कर रहा था, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, जासूसी कर रहा था सोवियत यूनियन की हदूद के अंदर। तो सरफेस टू एयर मिज़ाइल, जब सोवियत यूनियन ने सरफेस टू एयर मिज़ाइल के ज़रिए उसको गिरा दिया इस U2 स्पाई प्लेन को, और उसका जो पायलट था गैरी पावर्स, वो पैराशूट लगा के नीचे उतर आया। फिर फाइनली इसको 7-8 साल की सज़ा भी हुई थी। फिर इसको एक्सचेंज कर लिया गया था वो उनके एक और मिलिट्री कमांडर से, यूएस से। और सोवियत यूनियन ने उस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी लगाई कि आइंदा के बाद अगर आपकी स्पेस को, आपकी जगह को, आपकी बेसिस को इस्तेमाल किया गया रशिया के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो इसका हम जो है ना आपको भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फाइनली फिर पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को इसके ऊपर एक ऑफिशियल अपॉलोजी भी की थी कि आइंदा के बाद हमारी स्पेस को आपके ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको 1960 U2 इंसिडेंट भी बोलते हैं, U2 स्पाई प्लान, एक्चुअली ये सारा मामला था। आगे हमारे पास ये है कि आपको पता है कि 1945 के अंदर यूएस ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो अब ये न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो गई, न्यूक्लियर गेम स्टार्ट हो गई। तो अब चूंकि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना था, तो यूएसएसआर ने भी ये चाहा कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हों ताकि यूएस की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जाए। तो यूएस ने हिरोशिमा के अंदर ये जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका वो 6 अगस्त 1945 को फेंका, और उसका नाम था लिटिल बॉय। और फिर नागासाकी पे जो फेंका वो 9 अगस्त 1945 को फेंका, इसका नाम था फैट मैन। और इसके जवाब में 1949 में रशिया ने भी जो है वो अपने न्यूक्लियर जो है ना एक्सपेरिमेंट किए, राइट। तो ये इस बारे में थोड़ी सी जो है वो इसकी हिस्ट्री थी। बाकी आप सारे लोगों ने देख लेना है कि इस वक्त दुनिया में कितनी न्यूक्लियर पावर्स हैं, डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड, और कौन कौन से कंट्रीज़ कब न्यूक्लियर पावर्स बने। आगे देखें जी, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है हमारे पास जी। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अब क्या है जी, इसमें जो तो ये हमारे पास था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। अब आपको पता है कि जो हैरी ट्रूमैन था वो प्रेसिडेंट था यूएस का, और उसने अपना एक डॉक्ट्रिन दिया था। उसका बुनियादी मकसद ये था कि कम्युनिज़म को कंटेन किया जाए, कम्युनिज़म को रोका जाए दूसरे मुल्कों में फैलने से। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया था 1947 में, और इसी के तहत उन्होंने लॉन्च किया था मार्शल प्लान। अब मार्शल प्लान आया था 1948 के अंदर। इसमें वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को रिवाइव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो भारी भरकम बजट दिए गए, उनको एड दी गई, उनको असिस्टेंस दी गई। इसको बोलते हैं मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान आया था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बाद, ठीक है। और फिर आपको पता है कि मिलिटरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएस ने नाटो बनाया जी, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बना था, ठीक है। और इसके जवाब में आपको पता है कि सोवियत यूनियन ने बनाया था वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट 1955 के अंदर बनाया गया था। तो नेटो भी एक मिलिट्री अलायंस था, और वारसा पैक्ट जो कि 1955 में बना, ये भी एक मिलिट्री अलायंस था, राइट। फिर उसके बाद आपको पता है कि कोरियन वार हुई थी 1950 से 1953। तो कोरिया भी डिवाइडेड था नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया में, राइट। तो जो साउथ कोरिया था उसको सपोर्ट कर रहा था कौन?
उसको सपोर्ट कर रहा था यूएस, और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था जो है वो उस टाइम यूएसएसआर, क्योंकि इधर भी कैपिटलिस्ट की जंग थी और जो है वो कम्युनिस्ट की जंग थी एक्चुअली। तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाला कंट्री यूएस था, और कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाला कंट्री जो है वो कौन सा था जी? यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है कि ये सारी चीज़ें इनको आपने खुद से पढ़ लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको पता है कि क्यूबा के अंदर रेवोल्यूशन आया था कब जी? क्यूबा के अंदर रेवोल्यूशन आया था 1959 के अंदर, और फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो क्या हुई थी? इंस्टॉल हुई थी, और फिदेल कास्ट्रो जो था वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बना। और फिर आपको पता है कि जब यहाँ पे अब क्यूबा एक्चुअली यूएस के बिल्कुल साथ था, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई, तो डेफिनेटली वहाँ पे यूएसएसआर की सुप्रीमेसी होगी, उनको सपोर्ट होगी। तो ये कहा जाता है कि 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, जो कि कहा जाता है कि यूएस ने जो है वो यूरोप के अंदर अपने मिसाइल्स लगाए, और उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने क्यूबा के अंदर अपने मिसाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए, ताकि अगर कहीं जंग होती है तो यूएसएसआर ने कहा कि हम क्यूबा से यूएस को अटैक करेंगे, और यूएस ने यूरोप के अंदर मिसाइल इस वजह से इंस्टॉल किए कि हम यूरोप से बैठ के रशिया को, सोवियत यूनियन को क्या करेंगे? अटैक करेंगे, राइट। फिर आपको पता है कि वियतनाम वार हुई थी 1955 से 1975 में, जो कि एंड हुई थी पेरिस पीस अकॉर्ड्स के ऊपर। तो ये सारी की सारी अब क्या चल रही है? कोल्ड वार चल रही है, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, राइट जी। अब यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे एक मज़ीद चीज़, इन सारी चीज़ों को आपने अब खुद से पढ़ना है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक आया जी डिटेंट। डिटेंट का मतलब ये होता है कि जब दो राइवल फोर्सेस आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रही हों, उन हॉस्टिलिटीज़ को कम करने के लिए, उस जंग की शिद्दत को कम करने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उनको हम डिटेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये फाइनली 1972 के बाद डिटेंट की पॉलिसी आई कि जो हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं यूएसएसआर और यूएस के दरमियान, इसको थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। और फिर आपको पता है कि 1979 में जो रेवोल्यूशंस आए निकारागुआ के अंदर और ईरान के अंदर, आपको पता है ईरान का जो है इनकलाब वो 1979 में आया, इस्लामी इनकलाब आया। वहाँ पे जो रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी इसको गिरा दिया गया, और वो हुकूमत मुकम्मल प्रो अमेरिकन हुकूमत थी। फिर वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है उनकी हुकूमत जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। फिर आपको पता है 1979 में ही मसाइल बने थे सोवियत अफ़गान वार वाले, जब सोवियत फोर्सेस ने वहाँ पे अटैक किया। फिर जो है वो तालिबान को सपोर्ट किया गया यूएस की तरफ से अगेंस्ट सोवियत यूनियन, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और फिर होता क्या है जी? मिखाइल गोबराचेव जो हैं ये 1985 में यूएसएसआर के लीडर बनते हैं। मिखाइल गोबराचेव ये प्रेसिडेंट बनते हैं, और इन्हीं के दौर में फाइनली दिसंबर 1991 में जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है, और यूएसएसआर से वो सिर्फ और सिर्फ रशिया बन जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी कोल्ड वार की हिस्ट्री थी। अब वहाँ पे कैनेडी का नाम था, तो कैनेडी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जॉन एफ कैनेडी एक्चुअली ये 35th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। 1961 से 1963 तक इसने सर्व किया, और 1963 में इसको ऑफिस के अंदर कत्ल कर दिया गया। और ये इसमें याद रखना ये ज़रूरी है कि ये थे जी रोमन कैथलिक, ये एक रोमन कैथलिक था, इसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। और ये यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, 43 ईयर्स की एज में इसको इलेक्ट किया गया था, ठीक है। और ये उस वक्त आया था जब कोल्ड वार अपनी पीक पे थी, कोल्ड वार मैंने बता दिया। और उसके बाद क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वो भी इसी के दौर में हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। और कैनेडी मोस्ट रिसेंट प्रेसिडेंट है जिसको ऑफिस में, मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट था तब उसको कत्ल कर दिया गया। इससे पहले इब्राहिम लिंकन को भी कत्ल किया गया था। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है कि 1962 के अंदर यूएस स्पाई प्लेन्स जो कि जासूस तैयारे थे, उन्होंने देखा कि सोवियत यूनियन ने मिसाइल जनाब इंस्टॉल कर दी हैं क्यूबा के अंदर, ठीक है। और सोवियत यूनियन ने यह समझा कि यूरोप के अंदर यूएस ने मिसाइल इंस्टॉल कर दी हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान एक बहुत बड़ी फुल स्केल जंग होने वाली थी। लेकिन जो है वो जॉन एफ कैनेडी और यूएसआर के प्रेसिडेंट ने मिलके उस जंग को जो है वो बिलाखिर रोक दिया किसी तरह से, ठीक है। उसके बाद हेनरी किसिंजर है जी। हेनरी किसिंजर क्या था जी? हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था यूएस का, ठीक है। और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहा है यूएस का, ठीक है। बड़ा अच्छा इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा मेच्योर डिप्लोमेट था। अच्छा था या नहीं था?
ये रिचर्ड निक्सन के दौर में भी काम करता रहा 1969 से 74, और फिर जेराल्ड फोर्ड के दौर में भी ये काम करता रहा 74 से 77 इसका टाइम था, ठीक है। और ये बेसिकली कहा जाता है कि जर्मनी से आया था, जब इसके पेरेंट्स जर्मनी से आए थे, जब वहाँ पे नाजी जर्मनी ने ज्यूइश को कत्ल करना शुरू किया था, राइट। तो इसके बाद ये प्रोफेसर भी रहा उनकी यूनिवर्सिटी में, यूएस की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और इसने आगे ज़्यादा फोकस किया रियल पॉलिटिक के ऊपर। अब रियल पॉलिटिक क्या होती है? रियल पॉलिटिक हम बोलते हैं जब प्रैक्टिकल मैटर्स के ऊपर और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात की जाए इंस्टेड ऑफ सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर बात की जाए, ठीक है। तो रियल पॉलिटिक की इसने आगे बात की कि सिर्फ आइडियोलॉजी की बात ना करो बल्कि कोई रियल प्रैक्टिकल कोई बात करो। और डिटेंट के अंदर भी इसने रोल प्ले किया कि जो हॉस्टिलिटीज़ थी इसने आगे कम करवाई यूएस और यूएसएसआर के दरमियान, ठीक है। और शटल डिप्लोमेसी क्या होती है? चाइना और यूएस के दरमियान शटल डिप्लोमेसी इसने कंटिन्यू की थी। अब शटल डिप्लोमेसी बोलते हैं कि जब दो हमसाया ममालिक आपस में डायरेक्ट रिलेशन ना बनाना चाह रहे हो, डायरेक्ट बातचीत ना करना चाह रहे हो, बल्कि कोई थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व करके उनके दरमियान कोई मुफाहमत की जाए, उसको शटल डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली इसी के दौर में पेरिस पीस अकॉर्ड्स भी हुए थे जिसके ज़रिए वियतनाम वार ख़त्म हुई थी, ठीक है। और 1973 में इसमें नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और ये बाकी चंद चीज़ें इनको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भरपूर समझ आ गई होगी। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें कवर नहीं किया, सारी टू द पॉइंट चीज़ें थी। कोशिश करें इनको याद करें, रिवाइज़ करें। मे अल्लाह ब्लेस यू।